हेलो एंड वेलकम टू द आदित्य मैथ्स। स्टूडेंट्स, हम लोग रिसेंटली जो पढ़ रहे हैं और वीडियो सीरीज जो चला रहे हैं वो रेट मेजरर चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और इसमें हम लोग अभी तक 3 पार्ट्स देख चुके हैं। थ्योरी पार्ट था और 2 पार्ट में क्वेश्चन था, और इस पार्ट में भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अगर उस क्वेश्चंस को बनाओगे तो लगभग तुम्हारा सारा पैटर्न इस चैप्टर के क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन अभी और भी हम बनाएंगे इसमें। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेडर मतलब सीढ़ी, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वो एक दीवार के सहारे खड़ा है और हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ओके, इफ टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स, कह रहा है अगर वो सीढ़ी का टॉप स्लाइड करें मतलब नीचे की ओर खिसकाएं, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, स्लाइड्स डाउनवर्ड्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है कि ये सीढ़ी का जो टॉप है वो डिक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में था और यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रहा है, तो वो यूनिट चेंज हमको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। फाइंड द रेट एट विच एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज डिक्रीजिंग when the lower end of the ladder is 2 meter from the wall। ये भी मीटर में है। तो कहता है वो जो एंगल डिक्रीज करेगा, कहोगे किसके बीच का, लेडर और फ्लोर के बीच का जो एंगल डिक्रीज करेगा उसका रेट ऑफ चेंज लाना है, और वो तब लाना है जब 2 मीटर दीवार से दूर हो जाएगा उसका बॉटम। तो चलो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, अगर क्वेश्चन को समझें तो क्या कहना चाह रहा है। मान लो अगर ये वॉल है और ये फ्लोर है, और ये सीढ़ी है दैट इज़ लेडर, जिसका लेंथ ऑब्वियस 5 मीटर दिया है। ये तो 90 डिग्री होगा, ये बात का गारंटी है, क्योंकि अर्थ यानी फ्लोर और वर्टिकल वॉल जब भी होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कह रहा है ये जो इस टॉप इसको जो है ना नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लाइड कर रहे हैं, तो अगर ये नीचे करेंगे तो ये लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज किससे कह रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो सपोज इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं हम लोग y। कुछ और भी मान सकते थे, जनरली xy ही मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, क्या हम लोगों को दिया हुआ है। ये नीचे जब आएगा तो बोलो x घटेगा कि नहीं घटेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं, कहोगे यस सर। तो dx/dt दिया हुआ है, कितने से डिक्रीज कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अगर इसको मीटर में बदलोगे तो 10/100 करना होगा और मीटर बाय सेकेंड हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, 1/10 मीटर पर सेकेंड। ये dx/dt हम लोगों को मिल गया। अब कहता है इसके एंगल में चेंजिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहोगे सर किसका एंगल, ये सीढ़ी मतलब लेडर और फ्लोर के बीच का। तो सपोज इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगल में क्या चेंजिंग होगा, यानी dθ/dt क्या होगा। और ये तब लाना है जब लोअर एंड, सीढ़ी का लोअर एंड यानी ये सी पॉइंट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, जब ये सी पॉइंट इस दीवार से 2 मीटर दूर हो जाएगा, यानी जब y का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा। फिर से समझो, एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग और वॉल के सहारे वो लुढ़का हुआ है, उसको नीचे स्लाइड कर रहे हैं। जब नीचे स्लाइड करेंगे तो ये लेंथ डिक्रीज करेगा। सपोज इसको मान लिए हैं x, तो x डिक्रीज करेगा तो dx/dt होगा। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, दे दिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में बदल लिए। मीटर में इसलिए बदले कि ऊपर भी मीटर में था, यहाँ भी मीटर में था, कोशिश कर रहे हैं सारा मीटर में हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है अच्छा, जब ये सीढ़ी को नीचे खिसकाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये
एंगल में क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा, तो यानी इसमें जो चेंजिंग होगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, वो बताना है हमको। अब कह रहा है लोअर एंड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो एंगल में डिक्रीज होगा वो बताइए, लेकिन जब आपका इसका लोअर एंड, सीढ़ी का लोअर एंड 2 मीटर दीवार से दूर हो जाएगा, तो दीवार कौन है ये, इससे कितना मीटर दूर हो जाएगा, 2 मीटर जब दूर हो जाएगा तब, तो यानी व्हेन y इक्वल टू 2 मीटर। तो अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब लैंग्वेज को हम पहले यहाँ से मिटा के हटा रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है एक्स्ट्रा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग थीटा में चेंजिंग लाएंगे, कैसे लाएंगे ज़रा ध्यान दो। अगर इस ट्रायंगल से देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फ्रॉम यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यदि पूछें साइन थीटा क्या होगा तो कहोगे साइन थीटा होता है P/H, तो P हो गया कितना x और H कितना हो गया 5। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा लो, कॉस थीटा लो, टेन थीटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से बना सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, साइन का DC होगा कॉस थीटा और थीटा का DC टी के रिस्पेक्ट में होगा डी थीटा बाई डी टी। आशा करते हैं ये चीज़ सबको समझ में आया होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से। यहाँ x/5 का डिफ्रेंशिएशन 1/5 कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो हमारे पास हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इजक्वल टू 1/5। अच्छा यहाँ पे सॉरी 2 सेकेंड, t के रिस्पेक्ट में किए थे, x का dx बाई डी टी 1 नहीं होगा, t की रिस्पेक्ट में किए थे 1 नहीं होगा, dx बाई डी टी होगा। अब स्टूडेंट जरा देखते हैं, इसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। डी थीटा बाई डी टी तो आ गया जो हम लोगों को लाना है ना। कॉस थीटा आ गया, जरा इस ट्रायंगल में ध्यान दो और बोलो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम लोग। तो कहोगे सर B/H, तो B कौन है y, H कितना है 5 इंटू डी थीटा बाई डी टी 1/5 dx बाई डी टी। अब इसमें आई थिंक सभी का वैल्यू पता है, y है हमारे पास 2 मीटर बाई 5 डी थीटा बाई डी टी 1/5 और dx बाई डी टी आया था 1/10, तो 1/10 5 कैंसिल हो गया, तो डी थीटा बाई डी टी इजक्वल टू क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में 10 है यहाँ पे, तो 2 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा 2 इंटू 10 और 1/20, और मीटर में लिए थे मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर सही से तुम समझ गए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी था, सीढ़ी के ऊपरी भाग को टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउनवर्ड किया जा रहा था। जब ऐसा करते हैं तो वो हाइट डिक्रीज होगा और एंगल है मेरा भी क्या होगा डिक्रीज होगा। बस एंगल में डिक्रीजिंग लाना था, कुछ कंडीशन दे रखा था। आशा करते हैं सबको समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब सीढ़ी वाला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन था इस टाइप का, बता चुके हैं, अब कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होगा, मिटा रहे। तुम लोग इसको नोट बुक में अच्छे से नोट करते जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब क्वेश्चन सभी बुक में है और पूछा गया है इसी कंसेप्ट पे। तो इसको नज़रअंदाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट ये रेट ऑफ चेंजिंग जैसा जो भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट थ्योरी पार्ट तो बता चुके हैं, क्वेश्चन नहीं बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो एक टाइम स्पीड डिस्टेंस से देखते हैं। तो लिखना क्वेश्चन नंबर 2, ओके, लिखना अ पार्टिकल moves
a particle moves along a straight line, along a straight line, along a straight line, so that its distance, distance in meters, इसका डिस्टेंस मीटर में है, याद रखना, सो दैट इट डिस्टेंस इन मीटर्स एट द एंड ऑफ टी सेकेंड, at the end of t second, at the end of t second, from a given point, in the line is given, in the line is given, in the line is given by s equal tq by 3 minus t square by 2 minus 6t plus 5. Then find, दो क्वेश्चन है, पहला वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, दूसरा एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो ज़रा ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी सही से देख लो, समझ लो अच्छे से कंसेप्ट को, क्योंकि एक दुक्का है, ये पूछा जाता है, और जो आदमी फिजिक्स 11th में पढ़े हो तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, किस पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, सो दैट इस तरह का है कि इट्स डिस्टेंस इन मीटर, इसका डिस्टेंस किस में, मीटर में, एट द एंड ऑफ टी सेकेंड, कितने सेकेंड पे, टी सेकेंड पे, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से, इन द, फ्रॉम ए पॉइंट इन द लाइन, एक लाइन पर, इज गिवन बाय, देखो वो जितना पढ़े ना वो फालतू का चीज़ था, बस इसको ध्यान रखो, एस इक्वल टू दिया है, मतलब ये डिस्टेंस का फार्मूला दिया है, सीधा सीधा बात समझ लो, इक्वेशन दिया है, किसका दिया है, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट सोच सकते हो, और उसी से सारा कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ इसी से आता है। तो तुम क्वेश्चन को जब पढ़ो ना तो फाइनली इक्वेशन को ध्यान रखो, वो कहाँ है, अगर ये मिल गया तो तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो एस दिया हुआ है, सीधा सीधा बात समझ लो, फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, वेलोसिटी लाना है कितने सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे। ज़रा जो नहीं देखे हो, इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ इसका जाके फर्स्ट पार्ट देखो जहाँ थ्योरी पार्ट हम पढ़ाएं रेट मेजर का। तो बताए थे अगर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करें और हम लोगों को क्या लाना हो, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें डिस्प्लेसमेंट को, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, हम लोग पढ़े थे। तो यानी इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ds बाई डी टी वी विल गेट टी क्यू बाई 3 का डी क्या होगा भाई, 1/3 कांस्टेंट, टी क्यू का हो गया 3t स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का हो गया 2t, 6 कांस्टेंट, टी का हो गया 1, 5 का हो गया 0, 3 कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल, टी माइनस 6। तो ये हम लोगों को ds बाई डी टी मिला, और ds बाई डी टी ये मिला। चलो इसको हम नहीं ब्लॉक में सजा करके एक स्टेप बाद सजा लेते हैं। ds बाई डी टी को क्या बोलते हैं पता होगा, वेलोसिटी, यानी भी इसी को कहते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 आया। क्या कह रहा है, अब जरा पढ़ो सही से, कह रहा है वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी तो आ गया भाई, कह रहा है नहीं 5 सेकेंड पे बताइए, यानी जब टाइम कितना सेकेंड हो, 5 सेकेंड, जब टी क्या हो, 5 सेकेंड।
तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एट t इक्वल 5 v इक्वल क्या होगा ज़रा बताना। 5 रखोगे तो 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 25 25 20 14 तो 14 मीटर पर सेकेंड वॉल्यूम का यूनिट होता है और ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आशा करते हैं। सीधा सा बात है, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही होता है। अब कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन बताओ। क्या बतलाओ? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कह रहा है व्हेन वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो होगा उस वक्त एक्सेलरेशन बताइए आप। तो ज़रा यहाँ ध्यान देना, पहले यहाँ वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया था, मतलब फार्मूला कह लो, वैल्यू कह लो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करना जानते हो। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2t। टी कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 3 होगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 3 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इधर जगह है लिख देते हैं। तो t माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और t प्लस 2 भी कॉम हो जाएगा। तो हो गया t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 इक्वल टू 0, t प्लस 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 हो गया, t इक्वल टू माइनस 2 हो गया। t इक्वल टू माइनस 2 पॉसिबल नहीं होगा। कहोगे सर क्यों नहीं होगा? क्या टाइम कभी निगेटिव हुआ है क्या? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम ये सब कभी निगेटिव नहीं होता। दैट मीन्स कि ये नॉट पॉसिबल। तो यानी वेलोसिटी जीरो होगा तो टाइम क्या होगा? 3 सेकेंड। इसका थोड़ा मीनिंग समझो। कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए तब जब वेलोसिटी जीरो हो। तो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो। तो वेलोसिटी जीरो की टाइम मिल गया, यानी 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल का जो स्पीड था वो जीरो हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। तुमको ऐसा भी कह सकता था कि ये पार्टिकल कब रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट बता रहे हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है इसीलिए। तो t इक्वल 3 सेकेंड हो गया। अब बोला नहीं हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन भाई तब देंगे जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तुम लोग यहाँ नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि ऊपर हम मिटाएंगे। चलो हम ऊपर मिटा दें। ओके स्टूडेंट, चलो। तो सिंस v इक्वल टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 5 था, 6 था, तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई dt आएगा और ये हो गया 2t माइनस टी, t का dc 1 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा 6 का। dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं 2, और टाइम मिल गया था कितना सेकेंड? 3 सेकेंड, और माइनस 1 दैट इज़ 5। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको ये सब चीज़ फिजिक्स का पता होगा, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े होंगे। तो आशा करते हैं ये भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन तुमको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो कंप्लीटली नोट कर लो। तो जो भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन होगा तुम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस चैप्टर में रेट मेजरर में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है। अब कहोगे सर थ्योरी तो आप यही 2 टाइप पढ़ाए थे, तो उसका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनना और लिखेंगे भी तब कुछ समझना। एक होता है टोटल कॉस्ट, जिसको हम लोग CX से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? CX से। जहाँ पे X को बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आउटपुट्स। चूँकि ये कॉमर्शियल वर्ड है और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन है, साइंस वाले के लिए ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछा जा रहा है और पहले ये भी नहीं पूछा जाता था। तो CX का मतलब क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से समझना।
और सी एक्स में एक्स को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या यानी और आउटपुट्स। तो अगर सी एक्स देगा तुमसे पूछेगा मार्जिनल कोस्ट, थोड़ा ध्यान से सुनना, मार्जिनल कोस्ट। तो अगर मार्जिनल कोस्ट बोलेगा तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स करेंगे टोटल कोस्ट का यानी सी एक्स का। ओके, सवाल खत्म। तो अगर कभी तुमसे मार्जिनल कोस्ट पूछेगा तो सोचना टोटल कोस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बात। चलो दूसरा ऑप्शन जा रहा है, एक होता है आर एक्स, आर एक्स इसको कहते हैं टोटल रिवेन्यू, और एक्स हमारा वही होगा सेम चीज, और तुमसे पूछेगा मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रिवेन्यू यानी आर एक्स। तो फार्मूला वही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, खाली सी से आर हो गया। तो वहाँ टोटल कोस्ट था, यहाँ टोटल रिवेन्यू है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो इसको लिख देते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी बुक में है, एनसीईआरटी में, केसी सिन्हा में, आर डी शर्मा में, सभी में है। तो चलो ज़रा हम इसको लिख देते हैं। तो स्टार्ट दे के लिखना, मार्जिनल कोस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू ओके। तो मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल रिवेन्यू तब पूछेगा जब टोटल कोस्ट टोटल रिवेन्यू देगा। तो 1 नंबर में लिखना, इफ सी एक्स इज इक्वल टू टोटल कोस्ट एंड एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल कोस्ट को दिखा देते हैं, एम आर लिख देगा, ब्रैकेट में एक्स लिख देगा, ठीक है, मार्जिनल कोस्ट समझ जाना। अच्छा, एम सी लिख देगा, आर नहीं लिखेगा। मार्जिनल कोस्ट इक्वल क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, टोटल कोस्ट का यानी सी एक्स का। तो ये फार्मूला याद रखना है आप लोग को अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर टोटल कोस्ट देगा, मार्जिनल कोस्ट पूछेगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे, कुछ और नहीं सोचना। नंबर 2, इफ आर एक्स इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, एक्स आपका सेम रहेगा इसलिए फिर से नहीं लिख रहे, देन मार्जिनल रिवेन्यू दैट इज एम आर ऑफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स किसका, आर एक्स का। ओके, तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, बड़ा आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आशा करते हैं ये कंसेप्ट सबको समझ में अच्छे से आया होगा। एक कॉमर्शियल वर्ड है, मतलब कॉमर्स वाणिज्यिक शब्द है, ठीक है। चलो ज़रा इससे एक क्वेश्चन दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक हम बुक से ही क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्ट देके लिखना, ये हम केसी सिन्हा बुक से ले रहे हैं और ये आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सभी में है। तो सबका नंबर नहीं पता है इसलिए हम खाली लिख रहे हैं। क्वेश्चन का बस थॉट समझ लो, नंबर से हमको क्या मतलब है, थोड़ी ना एज इट इज़ एग्जाम में नंबर भी लिख देगा कि 14.1 का 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी लिखेगा। तो कंसेप्ट समझो, लिखना, द टोटल कोस्ट सी एक्स एसोसिएटेड
with the production of x unit of an atom is given by Cx is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square प्लस 30x प्लस 5000 दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है, देख सकते हो, पढ़ भी देते। 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x यानी 30x और प्लस 5000 लिखना। क्वेश्चन फाइंड द मार्जिनल कोस्ट, शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं यानी MC ऑफ x, मार्जिनल कोस्ट पूछ रहा है, बड़ा सा लैंग्वेज था इसको शॉर्ट कर दिया। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड ओके तो अब यहाँ पे 3 यूनिट्स किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए यानी आउटपुट के लिए, ठीक है। तो 3 जो देख रहा है ना वो x का वैल्यू है। कहोगे सर हम कैसे तय करेंगे वो x का वैल्यू? तो हम क्या बोले थे x के बारे में, बोलो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या क्या बोले थे, आउटपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो कह रहे हैं ना कि इतना यूनिट सामान बेचे तो यानी इतना ऑब्जेक्ट बेचे, तो यानी ये ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा क्या होता है, आउटपुट होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली Cx को देखो और सवाल समझो खत्म हो गया। Cx है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। यदि उधर नहीं दिख रहा होगा यहाँ लिख दिए सेम चीज़। अब ये टोटल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट अभी क्या बोले थे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो Cx का डिफरेंशिएशन होगा C डैश x, 0.005 कांस्टेंट होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, माइनस 0.02 कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का DC 2x होगा, 30x का DC 30, x का 1 होगा, 5000 का 0 होगा, 5 3 जा 15 होगा तो 0.015 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 0.022 जा 4x होगा, 30 इंटू 1 30 होगा। और यही C डैश x यानी क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट। ओके तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, लेकिन ज़रा देखो मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ गया, x। तो x का वैल्यू तो रिप्लेस करेंगे ना, तो वही x का वैल्यू क्वेश्चन वाला दे देता है। तो जो दे दिया है, कितना दिया है, 3 यूनिट्स। तो लिख लेंगे एट x इक्वल टू 3। तो ज़रा रख के देखो 0.015 x के जगह 3 तो 3 स्क्वायर माइनस 0.0 x के जगह 3 प्लस 30। तो ये हो गया 9135 और 4 3 जा 12, 0.120 प्लस 30। तो 13 पॉइंट क्या होगा, 15। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, सही है ना। 4 3 जा 12, हाँ 28 सही है। तो इस तरह से आसानी से तुम लोग समझ गए, कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखे, रेट मेजरर का लेडर वाला क्वेश्चन देखे और स्पीड टाइम का देखे क्वेश्चन, और ये मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, बस इसी कंसेप्ट है। खाली सोचना, डिफरेंशिएट करना। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा ना तो छोटा इक्वेशन देता है, इतना बड़ा देता भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, वो तो समझो कि विदाउट पेन पेपर ही बन जाता है, ठीक है। तो आज तुम लोग अब रेट मेजरर का सारा क्वेश्चन बना लेना, बिल्कुल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में डालना, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, बाय,
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।